नमस्कार। आज हमारा सॉल्यूशन यूनिट का ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फिर हमने ये बताया था कि हम इस यूनिट के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके बाद फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म बताई थी। पहले तो हमने ये बताया था कि कौन कौन से टाइप है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। फिर हमने ये बताया कि क्वालिटेटिव में क्या प्रॉब्लम आई, फिर हमें क्वांटिटेटिव की तरफ बढ़ना पड़ा। और जब हमने क्वांटिटेटिव पढ़ा था तो फिर हमने उसके अंदर दो टर्म पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक मोलरिटी और एक मोलिलिटी। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा, उस फॉर्मूले के बेस पे आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए। और फिर आपने ये भी बताया कि कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। और जाते जाते हम आपको एक प्रश्न भी देकर आए गए थे कि 1 मोलर में और 1 मोलल में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबको आया होगा, नहीं तो हम आगे उसमें उसको डिस्कस भी करेंगे। तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपने बढ़ाना है। डाइल्यूशन का मतलब पानी आपने ऐड करना है, बिना पानी के कुछ नहीं है इसमें। रहीम का एक दुआ भी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। बिना पानी के कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब बताना कि आप जब किसी चीज के अंदर पानी ऐड करते हो तो उसकी मोलरिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई आपके पास सॉल्यूशन है पहले का बना हुआ, जिसका वॉल्यूम आपको पता है, जिसका मोलरिटी आपको पता है। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो सॉल्यूशन आपने लिया ना, इसकी मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है। क्योंकि आपके पास है तो आपको दोनों चीजें पता होगी और इसमें कोई नहीं। अब आपने इसके अंदर क्या किया? डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है, पानी ऐड करना है। तो मतलब इसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया, ये वाला। तो अब जो नया जो सॉल्यूशन बनेगा, आपने ये बताना है कि उसका वॉल्यूम तो बड़ा ही होगा, पर हमें ये नहीं पता कि कितना बड़ा है। तो आपको क्या करना है? हमने मान लिया कि इसका वॉल्यूम V2 हो गया और इसकी मोलरिटी हमारी M2 हो गई। इनमें रिलेशन बताना है कि अब क्या फर्क पड़ेगा। एक बात समझिए, मान लिया कि आपने एक गिलास, देखो पहले तो एक हल्के से समझिए कि जो मोल है ना, वो किसके इक्वल होते हैं? वेट बाई मोलिकुलर वेट। और किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का मोलिकुलर वेट तो फिक्स होता है, समझ गए? हाँ, उसका वेट अलग हो सकता है, ये वाली अलग। किसी में आपने 5 ग्राम लिया, कभी आप 10 ग्राम ले रहे हो, कभी अलग। तो इसका मतलब मोल जो है ना, वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं। वो एक सब्सटेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट तो सेम रहेगा, चाहे आप एक बार उसको 5 ग्राम लो चाहे 10 बार। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए कि पहले मान लिया कि आपने एक गिलास वाटर लिया, 100 ml जो भी हो सकता है, उसमें 1 चम्मच पानी की डाली, चीनी की डाली। 1 चम्मच का मतलब आप मान के चल लीजिए कि 2 ग्राम डाली हुई है। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि उसके अंदर और पानी ऐड कर दिया। चीनी तो वही 1 चम्मच है, वही 1 चम्मच का मतलब आपने सपोज किया कि 2 ग्राम है तो 2 ही ग्राम रहेगी। तो इसका मतलब अगर उसका वेट वही है तो मोल तो दोनों साइड सेम ही रहेंगे। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पानी ऐड किया है, मोल तो चेंज नहीं होंगे। तो आप कहो कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मतलब मैं मान सकता हूं कि इसको मैं N1 मान रहा हूं, उसको मैं N2 मान रहा हूं, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। और आपने मोलरिटी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो मोलरिटी थी वो किसके इक्वल थी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर, यही वाला था। तो मुझे बताइए कि अगर आप यहां से मोल्स निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा? मोल, मोल किसके इक्वल आया? मोलरिटी इनटू में वॉल्यूम, यही होगा। जब मोल N1 थे तो मोलरिटी कितनी होगी? M1 इंटू में V1।
वॉल्यूम तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा ना, इक्वल टू आएगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, ये वाली मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये है डेफिनेशन। ये बहुत बार लैब में यूज की जाती है कि आपको एक सॉल्यूशन बना हुआ दिएगा और कहेगा कि दूसरा वाला सॉल्यूशन बनाओ, तो वॉल्यूम की और मोलरिटी की मल्टीप्लिकेशन इक्वल आएगी, चाहे आफ्टर डाइल्यूशन चाहे बिफोर डाइल्यूशन। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, मोलरिटी चेंज होगी। क्योंकि ये वाली देखो, आप सपोज करके देखिए, पहले मान लिया कि आप ये वाली 10 थी तो ये वाली भी 10 हो गई, 100 है, तो ये वाली मोलरिटी मान लिया कि जब पानी डालोगे तो कम होगी, ये वाली 5 होगी, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, पानी आपने डाला तो वॉल्यूम बढ़ के 20, तो दोनों साइड क्या होगा, बराबर ही आएगा, क्योंकि एक चीज बढ़ी है तो दूसरी चीज कम हुई है। तो मुझे लगता है कि आपको इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलरिटी के ऊपर आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा ये सोचते हैं कि दो सॉल्यूशन आपके पास है और दोनों की वॉल्यूम मोलरिटी आपको पता है, भाई एक वाले बीकर में ये दूसरे वाले, मैं दोनों को मिला देता हूँ और फिर पूछता हूँ कि आपसे बताइए कि फाइनल मोलरिटी क्या रहेगी। मतलब आपने ये निकालना है कि मोलरिटी ऑन द मिक्सिंग, हमने अब क्या पढ़ना है, मोलरिटी ऑन मिक्सिंग, तो ये चीज आपने निकालनी है, तो उसको हम देखते हैं। दूसरा क्या है, मोलरिटी ऑन द मिक्सिंग, तो फिर क्या बनेगा, देखो मोलरिटी ऑन मिक्सिंग, देखो पहला वाला ये है, मान लिया कि दूसरा वाला सॉल्यूशन एक और है हमारे पास जिसका मोलरिटी M2 है, जिसका वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिलाया और हमारा ये वाला बन गया, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, ये हमारा बन गया जिसकी मोलरिटी क्या है M और जिसका वॉल्यूम क्या है V। जो ये वॉल्यूम होगा ये तो दोनों के सम के इक्वल होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। तो अब आपने देखना कि मोलरिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कितना चेंजेस आएगा। देखो आपने बताया कि जो मोल यहाँ थे वो तो आपने पिछले में पढ़ा, तो मोल तो इतने ही रहेंगे क्योंकि वेट तो सोल्यूट का उतना ही है। तो आप ये कहोगे कि पहले मोल्स मोल्स बिफोर मिक्सिंग क्या होंगे, सेम होंगे, मोल्स आफ्टर मिक्सिंग, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। तो पहले मोल्स क्या थे, पहले मान लिया कि इसके अंदर मोल्स N1 थे और इसके मोल्स थे आपके N2 और बाद में कितने बन गए, N3 मोल बन गए। तो आप कहोगे कि आप यहां से लिखोगे कि N1 प्लस में N2 इज इक्वल टू N3 और मोल्स की वैल्यू आपने पिछले वाले में पढ़ा था, M1 V1 प्लस में M2 V2 इज इक्वल टू 3 वाले की किसका की M इनटू में वॉल्यूम टोटल है हमारा V1 प्लस V2, क्योंकि वॉल्यूम तो 5 ml और 5 ml मिलाओगे तो 10 ही बनेगा, तो ये इसके इक्वल आएगा। तो आफ्टर मिक्सिंग जो आएगी मोलरिटी, जो ये मिक्सिंग वाले की है ये वाली, तो ये किसके इक्वल आएगी, भाई पहले वाले की मोलरिटी वॉल्यूम, दूसरे वाले की मोलरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाई में टोटल वॉल्यूम। ये वाली आप दोनों को मिक्स करने के बाद आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो आफ्टर मिक्सिंग ये वाला, बिफोर मिक्सिंग पहले वाला आपने पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि मोलरिटी के अंदर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये आपने इजीली पढ़ लिया। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम नए कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। थोड़ी सी नॉर्मेलिटी इससे, अगर ये चेहरा है तो एक किस्म का मान के चलिए कि जो नॉर्मेलिटी है वो किरदार है। मतलब अब आपको अपने ज्ञान को थोड़ा सा गहराई से चीजों को समझना होगा, ज्ञान का उपयोग थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अब मतलब आपको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा और उसी को हम क्या है, नॉर्मेलिटी पर, नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा आपको आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी मोलरिटी से, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। मतलब अब आपको मतलब ये सपोज करके चलिए कि किनारे पे बैठने पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको समुद्र के अंदर उतरना पड़ेगा। जैसे कहते कि
जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा है वही पाएगा। गहरे पानी पैठ, मतलब अब आपको पानी की गहराई में उतरना पड़ेगा, ये समझ के। किनारे पे बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, डरने से। तो नॉर्मेलिटी क्या है, अब आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट को डीपली समझना पड़ेगा। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वही वाली जैसे उसमें पढ़ा था, इसमें क्या आएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके अंदर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम है, तो हम क्या लिखेंगे नीचे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके अंदर, लीटर के अंदर। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नई भला क्या है, ये नया क्या आ गया, अभी तक तो नाम ही नहीं सुना था। यही चीज निकालनी अब आपको देखना है, ये इसी के ऊपर फोकस करना है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं वेट बाई में इक्विवेलेंट वेट, और इनटू में वॉल्यूम किसके अंदर, लीटर के अंदर। अगर आप ml में ले लोगे तो आप 1000 से गुना कर दोगे, तो यही वाला। अब फिर एक और टर्म आ गई, आप सोच रहे कि सर पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, एक एक चीज को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। ये इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, हम इसको पहले इस तरह से देख लेते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये किसके इक्वल होगा, आपके पास मोलिकुलर वेट होगा, दिया हुआ मिलेगा, डिवाइड बाई में एन फैक्टर होगा। सर ये तो आप आगे की तरफ लेके ही जाते रहा। पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता था, फिर आपने इक्विवेलेंट वेट लेकर आए, वो हमें नहीं पता। फिर आप जैसे ही थोड़ा सा इक्विवेलेंट वेट के बारे में समझना शुरू किया, फिर आप यहाँ एन फैक्टर ले आए, वो भी नहीं समझ में आ रहा। हम एन फैक्टर, अब फाइनली आपको क्या निकालना है, ये एन फैक्टर ही निकालना है, इसी को हम देखेंगे। तो हम पूरा फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो क्या बनेगा भाई। इस चीज का क्या लिखेंगे, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिखूं मैं, मॉलिक्यूलर वेट इनटू में एन फैक्टर ऊपर जाएगा, जब आप इसको नीचे लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई में वॉल्यूम किसके अंदर, मैं अब ml के अंदर ले रहा हूं, और मैं ml के अंदर लिखूंगा तो मैं 1000 से क्या कर दूंगा, गुना कर दूंगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें। ये वाला, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये भी पीछे अभी आप पढ़ के आए हो, आप कह रहे हो कि सर हाँ पढ़ा था, अभी अभी देखा था। ये तो आप कहोगे कि हाँ सर ये तो मोलेरिटी का फॉर्मूला बन गया, ये तो मोलेरिटी का बन गया। तो आप कहोगे कि सर ये तो रिलेशन तो वही आ गई जो आप कह रहे थे, ये मोलेरिटी बन जाती है और इनटू में एन फैक्टर बन जाता है। अब कह रहे हो कि सर हाँ अब तो हो गई, बात बन जाएगी भाई, एक तरफ मोलेरिटी वो निकाल ली है, एन फैक्टर हम कहीं से सीख लेंगे तो बात बन जाएगी। तो ये है, अगर आप इसको टिक से याद करना चाहो तो जैसे मैंने तो ऐसे कैसे याद रखा, नमन, एन एम एन, एन मतलब ये वाला, तो आप इससे इसको भी याद रखें। अब आपको निकालने के लिए ये चीज निकालनी है, ये नॉर्मेलिटीज निकालनी है। और पहला बताओ कि जो ये एन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि जहां वॉल्यूम आ रहा हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, और मैं कहूंगा कि इसमें वॉल्यूम तो आपको सीधा चश्मे लगाने की भी जरूरत नहीं है, बड़ा आराम से दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। तो नॉर्मेलिटीज क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, आप कहोगे सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें, मैं कहूंगा कि वेट डिवाइड बाई में इक्विवेलेंट वेट। आप कहोगे सर इक्विवेलेंट वेट फिर से आ गया, हम कहेंगे कि आपके पास मोलिकुलर वेट है, उसको एन फैक्टर से डिवाइड कीजिए। आप कहोगे सर एन फैक्टर, वो हम अभी बताएंगे कैसे निकालना है। तो एन फैक्टर का अभी हम आप पढ़ेंगे। क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, हम कहेंगे यस सर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, आपने बताया था कि वॉल्यूम आना चाहिए, वॉल्यूम इसके अंदर आया हुआ है, तो आप इसको इजीली आप इसको कर सकते हो। तो अब आपने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ये एन फैक्टर कैसे निकलेगा, अब आपने ये देखना है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। इस पे आने से मैं वही चीज बता देता हूं जो आपने डाइल्यूशन पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, वो सेम लगेगा यहाँ पे। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन वो सेम लगेगा जैसे आपने उस पे लगा था। कैसे लगा था सर, हमने तो कहा था कि वहां तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2,
मैं कह रहा हूं कि कोई चेंज नहीं करो इसमें, ये भी बराबर ही आएगा, ये इसके इक्वल आएगा। कह रहे हो कि सर ये कैसे आया? ये सीधी सी बात है, मोलरिटी की वैल्यू यहां से निकाल लो। आप कैसे निकालोगे? ये वाला m1 की वैल्यू क्या आएगी, मैं उसको लिख रहा हूं n1 डिवाइड बाई में n फैक्टर इनटू वॉल्यूम। दूसरा आप यहां से निकालोगे तो मोलरिटी 2 की n2 डिवाइड बाई n फैक्टर वॉल्यूम ट्वाइस, ये कैंसिल हो जाएगा। n1v1 इज इक्वल टू n2v2। फिर समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा आप लोगों को? मतलब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगले लेक्चर में उसको जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पढ़ते हुए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है तो आप इतना तो आपका फर्ज बनता है कि कुछ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी आपकी इच्छा हो। और अगर नहीं लग रहा तो कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, आप देख के निकल सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अब ये कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर तीन चीजों के लिए आता है। फॉर एसिड के लिए अलग आता है, फॉर बेस के लिए हम अलग से निकालेंगे, और सॉल्ट के लिए अलग से निकालेंगे। ये चीज आपने देखनी है। क्या करना है, ये चीज अब आपने देखनी है, एक एक करके इसको हम पढ़ेंगे और इसमें 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। तो अब आप देखिए कि कैसे निकालोगे। एसिड के लिए क्या है, कितने H पॉजिटिव दे रहा है ये आपने देखना है। क्या देखना है, कितने H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ये चीज आप देख लो। बोले ये तो सर बहुत आसान है, हम देख लेंगे। नहीं, एग्जाम्पल लिखेंगे तब आपका। बेस कितने OH नेगेटिव दे रहा है, वो आपका ये वाला हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि सर सॉल्ट में H पॉजिटिव OH तो होता नहीं, हम कहेंगे कुछ और तो चीज मिलेगा। टोटल पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज देख लो। आप कहोगे ये तो सर बहुत आसान है, हम इसको कर लेंगे। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने इसके अंदर एग्जाम्पल लिया, जैसे HCl है। HCl क्या देता है, एक H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये कितना है, एक दे रहा है, तो इसके लिए n फैक्टर क्या आएगा, 1 आना चाहिए, कोई डाउट नहीं। दूसरा आपने H2SO4 लिखा, तो आप कहोगे कि सर ये 2H पॉजिटिव देगा, मैं कहूँगा फिर इसमें डाउट ही नहीं होनी चाहिए, 2H पॉजिटिव, तो n फैक्टर आप इसका 2 लिख सकते हो। फिर हम आपसे एक और पूछेंगे, H3PO4 में बताओ। मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, आपको वैसे तो समझ में नहीं आएगा। आप कहोगे सर 3 OH दिख रहे हैं तो 3 ही आने चाहिए, हम कहेंगे कि 3 OH करेगा, ये 3 करता है। 3H पॉजिटिव प्लस में PO4 3 नेगेटिव, तो n फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। पर समस्या अब आती है, मैं इसी तरह का एक और लिखता हूं, H3PO3। अब बताओ, आप कहोगे कि सर ऊपर वाले में भी 3 ही दिख रहे थे, इसमें भी 3 दिख रहे हैं, ये तो सोचने का विषय ही नहीं है, तो n फैक्टर 3 आना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं नहीं, यही तो गलती कर गए ना, कभी भी देख के मत उस पर हो जाना, इसका आप स्ट्रक्चर बना के देखिए। एक्चुअल में इसका n फैक्टर इसके इस वाले से अलग होगा। एक दो केसेज हम पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला, OH OH और एक H इधर है। अब क्या कि ये 2 OH है ना, इनको तो लॉस करता है, पर ये वाला नहीं करता, तो ये वाला किस तरह बनेगा, ये 2H पॉजिटिव प्लस में HPO4 2 नेगेटिव बनाता है। आप कहोगे सर ये आपकी तो इच्छा ही चल रही है, आप कहीं तो तीनों निकाल रहे हो, कब आप कह रहे हो कि ये वाला नहीं गया, ये वाला क्यों नहीं जाएगा, तो इसके लिए n फैक्टर क्या आएगा, हम कहेंगे 2 आएगा। ये क्यों नहीं करता, क्योंकि ये वाला जब करेगा ना, तो देखो आप समझिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये वाला जब ये वाला लॉस करेगा तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मान ले नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है कि इनमें रिपल्सन होता है, ये लेस स्टेबल होता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, आसानी से नहीं टूटता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला हाइड्रोजन इजिली लॉस नहीं करेगा। पर आप कहोगे सर इसमें ऐसे क्या खास बात है कि ये वाले कर देता है, ये वाला इसमें खास बात ये है कि जैसे ये होगा तो ये O नेगेटिव चार्ज आएगा, OH, और ये H, ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर चला जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है।
कहोगे कि सर बात तो सही कह रहे हो, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। तो अगर ऐसा ही होगा तो ये कितने देगा, 2H पॉजिटिव देगा। कोई डाउट है क्या इसमें? इसी तरह से हम H3PO2 का देख लेंगे, H3PO2 का। अब आप कहोगे सर अब तो हम कर लेंगे, एक H एक OH, तो N फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एसिड का हमने बड़े अच्छे से इस चीज को क्लियर कर लिया कि एसिड के अंदर हमारा क्या होना चाहिए। बेस के अंदर सिंपली आप देख सकते हो, बेस के अंदर क्या आएगा, बेस के अंदर अब आपने देखना है कि कौन कितने OH नेगेटिव दे रहा है। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, और फिर आपने बेस के एग्जांपल, जैसे आप बताइए कि NaOH अगर आप एग्जांपल लेते हो, MgOH ट्वाइस अगर आप एग्जांपल लेते हो, तो क्या आना चाहिए। देखो हम करेंगे उसको भी, और अगर आपने N फैक्टर निकाल लिया तो आप नॉर्मेलिटी इजीली फाइंड आउट कर लोगे। और वो किस तरह से निकालोगे, देखो, देखिए भाई, N फैक्टर आपने निकालना है। अब आप कैसे करोगे ये वाला आपने अब देखना। देखो बेस के लिए जैसे मैंने लिया NaOH, तो ये वाला कितना देगा, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, तो N फैक्टर कितना आएगा, 1। जैसे मैंने लिया MgOH ट्वाइस, ये क्या देगा, Mg2 पॉजिटिव 2OH नेगेटिव, तो N फैक्टर क्या आएगा, 1 आना चाहिए। 1% भी आपको इसके अंदर डाउट नहीं होनी चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। अब हम आते हैं सॉल्ट के ऊपर। सॉल्ट वाले में क्या होगा, सॉल्ट वाले में आपको ये देखना है कि टोटल चार्ज कितना है, कैटायन पे देखो या फिर एनायन पे देखो। जैसे हम एग्जांपल लेंगे NaCl का, या फिर एक एग्जांपल लेंगे हम कोई और सॉल्ट आप लेंगे जैसे CaCl2, MgCl2, सब में आपको सेम तरीके से आपने करना है। देखो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। अब बेस वाले में आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। तो अब हमारा आता है सॉल्ट वाला। सॉल्ट वाले में जैसे NaCl, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कितना देगा, Na प्लस, एक्वस की बात कर रहे हैं, मैं इनको एक्वस लिख नहीं रहा, तो इसका मतलब एक्वस की बात चल रही है। तो N फैक्टर टोटल चार्ज कितना है, चाहे आप कैटायन पे देख लो चाहे आप एनायन पे देख लो। जैसे आप कहोगे सर ये वाला एग्जांपल और लीजिए, हम कहेंगे कि इसको तो कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, 2Cl नेगेटिव। अब आपको ये अकेला नहीं देखना, टोटल देखना है। एक Cl पे नेगेटिव तो 2 है, तो N फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। कोई डाउट है क्या आप लोगों को इसमें, कर लोगे आप इसमें। अब देखो अब इसमें बताइए, K2SO4 Al2SO4 24H2O। शायद ये क्वेश्चन अब की बार नीट के अंदर पूछा हुआ गया था। तो आप इसके अंदर बताइए कि इस वाले में क्या आना चाहिए, बोलो। और एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं, इसमें भी आपने बताना FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2। देख लो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है। एक पोटासियम पे कितना होता है, +1, 2, कोई भी देख लो, चाहे आप पॉजिटिव वाला देख लो चाहे नेगेटिव वाला। तो यहाँ से 2 प्लस का आ गया। SO4 पे कितना होता है, -2, एक पे। इस पे कितना होता है, एक पे +3, तो +6 इस पे आ गया। इस पे कितना होता है, -2, तो इस पे कितना आएगा, -6 और -2। तो प्लस वाला देखो टोटल या माइनस वाला देख लो, तो N फैक्टर कितना आना चाहिए इसका, 8 आना चाहिए। आप कहोगे कि ये तो सर बहुत अच्छी बात हो गई, कोई परेशानी नहीं हो रही। कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, आप हमारी सीरीज डेली बेस देखते रहिए, आपको ऐसे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जैसे ही ये वाला टॉपिक कंसंट्रेशन वाला खत्म होगा, हम नेट और जेई के जो प्रीवियस ईयर है एनसीईआरटी से लेकर नेट और जेई लेवल तक वो सब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक वीडियो हम स्पेशल क्वेश्चन की लेकर आएंगे, तो ये वाला हमारा बनेगा। इसी तरह से निकाल लो। आयरन पे कितना है, +2, इस पे कितना है, एमोनियम पे NH4 पॉजिटिव होता है, ये NH4 पॉजिटिव, तो 2 है, तो +2 यहाँ +2 यहाँ, तो कितना होगा, N फैक्टर +4 होगा। नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो, अब तो कोई डाउट नहीं होगी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक ये वाला, N = M × N फैक्टर। अगर आपको मोलरिटी दे रखी है तो आप N फैक्टर निकाल के नॉर्मेलिटी निकाल लो,
और अगर ये दे रखा तो ये वाला निकाल लो। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2 नॉर्मल CaCl2। नॉर्मेलिटी निकालनी है। देखो ये मोलरिटी 2 नॉर्मल दे रखा है, तो पहले तो आपने इक्वेशन पढ़नी है कि मोलरिटी किसके इक्वल है, n फैक्टर के। तो आप n, ये कितना दिया हुआ है 2, n फैक्टर निकालना है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होता है इस पे, प्लस का 2, तो 2 डिवाइड कर दो तो 1। इसका मतलब ये क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन है। कर लोगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा नॉर्मेलिटी वाला हमारा जो टॉपिक है ये हमारा क्लियर हो गया है। तो मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलेलिटी, मैंने बताया था कि मोलरिटी थोड़ा सा ऊपर की चीज थी, नॉर्मेलिटी थोड़ा सा आपने और उसको अपने ज्ञान के चक्षु खोले, गहराई तक देखा, ठीक है। और इसमें ये चीजें आपने करनी है। अब हम बेसिक टर्म है 2-3 टर्म और उनको और पढ़ेंगे, जैसे वेट परसेंटेज है, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो कई कंसंट्रेशन की टर्म वो भी है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है मास परसेंटेज या मास फ्रैक्शन, वो क्या होता है तो उसको और हम देखेंगे। देखोगे उसको हम एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, मास परसेंटेज क्या होता है। मैं परसेंटेज को ऐसे लेकर आऊं सिंपली, इसको हम परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट भी बोल देते हैं, मास परसेंटेज वेट बाई वेट बोल देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही है, मास ऑफ द कंपोनेंट जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब जिस कंपोनेंट की बात कर रहे हो, मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। हम समझाएंगे अभी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, उस कंपोनेंट का मास कितना सॉल्यूशन में, डिवाइड बाई टोटल मास, डिवाइड बाई टोटल मास ऑल कंपोनेंट का, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आप परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज की बात कर रहे हो, तो 1000 से क्या कर देंगे, सॉरी 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, आपको ये दिया हुआ है कि 10% ग्लूकोज, 10% आप ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लो, ग्लूकोज इन वाटर है, ठीक है, बाई वेट, बाई मास कहिए या फिर वेट कहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने समझना कि जो 10 ग्राम ग्लूकोज है ना, 10 ग्राम ग्लूकोज इन किसके अंदर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, पानी के अंदर नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मतलब 100 ग्राम का मतलब 10 ग्राम सोल्यूट होगा, तो पानी कितना रहा होगा इसमें, 90 ग्राम। 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम क्या आपकी ये वाली। तो मतलब सिंपली आप ये कहिए कि अगर आपको x% दिया हुआ है वेट बाई वेट, तो इसका मतलब क्या है, x ग्राम सोल्यूट है इसके अंदर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये जनरली किस में यूज की जाती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इंडस्ट्री में इसको हम ज्यादा कर यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल जो केमिकल एप्लीकेशन होती है किस में यूज करते हैं, ये वाला जो वेट परसेंटेज वाला इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस, इसमें आप इसका यूज करते हो। ये वाले इसमें निकालते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको ठीक कर लेना, नहीं तो आप इसको कर भी सकते हो INDUS, केमिकल एप्लीकेशंस में ये वाला है। सिमिलरली हमारा वॉल्यूम फ्रैक्शन आता है। सिमिलरली क्या आता है, वॉल्यूम परसेंटेज कहिए, वॉल्यूम परसेंटेज कहिए या फिर फ्रैक्शन कहिए या फिर परसेंटेज कहिए। इसको हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज इसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका भी सेम है, वही वाला जो इस वाले में आएगा, इसमें मास लिया था तो आप कहोगे कि
वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम इनटू में ये वाला कर दोगे। अगर थोड़ा सा आप इसको उस तरह से लिखो, ये कंपोनेंट मतलब जिस आप कंपोनेंट की बात करो, आप सोल्यूट की बात करो, तो मैं इसको बी का वॉल्यूम लिख सकता हूँ टोटल, मतलब उसमें दो कंपोनेंट है ए प्लस में बी, ये मान लिया कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब उस कंपोनेंट की बात करा सोल्यूट की, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए इसमें, कर लोगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में तो कोई वो दिक्कत नहीं होती, तो ये वाला आप यूज कर सकते हो। इसमें एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल होता है, क्या होता है इसमें, कॉमन एग्जांपल आता है, जैसे आप इसमें एक वो यूज करते हैं 35% बाई वॉल्यूम, किससे बाई वॉल्यूम, इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर, बाई वॉल्यूम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं वाटर के अंदर। ये किसके अंदर, आपने देखा होगा पहले वाली गाड़ियां जो होती थी उनमें उनकी जो रेडिएटर में उसमें पानी डालते थे ताकि वो गर्म ना हो, ठीक है, ठंडा करने के लिए पानी डालते थे। उस पानी में 35% बाई वॉल्यूम, बाई वॉल्यूम का मतलब 30% का मतलब क्या है, ये वाला, ये कितना 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल किसके अंदर, इन, अब आप दोनों वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो ये भी क्या आएगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन मतलब वाटर की बात कर रहा है यहाँ पे, वाटर के अंदर, तो ये वाला यूज करते हैं। आप कहोगे सर इसका काम क्या है, इसका जनरली काम क्या होता है कि जो हम पानी डालते थे, जैसे ही टेम्परेचर गाड़ी चलाओगे गर्म हो गई, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और सर्दियों में अगर होगा तो फिर वो पानी जम जाएगा। तो ये वाला क्या करता है, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये पानी का क्या करता है, जहां अगर सर्दियां होगी तो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डाउन कर देता है, जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना चाहिए था ये और नीचे ले आएगा, नीचे में, और जब फिर ये क्या आता है बॉइलिंग पॉइंट को भी बढ़ा देता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे इसको आप ऐड करोगे तो मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा देता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी रहता है, वाटर का मतलब वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। और ये किसके लिए यूज करते हैं, वाटर क्यों डालते थे, कूलिंग के लिए, इंजन को कूल रखने के लिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा गर्म होके तो पानी तो सारा उड़ जाएगा, तो इंजन गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, ये इथाइलिन ग्लाइकोल का बाई वॉल्यूम इतना ये करते हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या, यही कि इतने ml किसके अंदर है, 100 ml के अंदर है, क्लियर है ये वाला। तीसरा आता है वेट बाई वॉल्यूम, थर्ड क्या है, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम। इसका मतलब वही वाली बात है, जैसे आप मतलब x परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब कहोगे पहला वेट है तो आप कहोगे कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट किसके अंदर है, इनटू दूसरा वॉल्यूम है ये ग्राम में, तो आप कहोगे कि 100 ml, आप ये वाला कहोगे कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, मतलब ये वाला वॉल्यूम में, ये वाला आपका ग्राम में, क्लियर है। ये जनरली आपका जो मेडिसिन वगैरह बनाते हो आप उसमें ज़्यादा यूज किया जाता है, मेडिसिन में और फार्मेसी में, भाई इतने ग्राम के अंदर इतना सॉल्यूशन लो आप और इसके अंदर आप इतना लो, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला था आपका मास परसेंटेज, तो ये आपने पढ़ा है, तो ऐसे ही बने रहिए, बाकी एक दो कंसंट्रेशन टर्म बच गया, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको अगर पढ़ के लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मैं एक बार पुनः आप लोगों से फिर से विनती करते हैं कि आप जो आपको पता है कि लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर और भी अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।